ओके। गुड मॉर्निंग क्लासेस। आप सभी का तिलक बाल निकेतन हाईटेक क्लासेस में स्वागत है। मैं रुबीना बानू आज आपको इतिहास का सबसे प्रमुख पॉइंट मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में समझाऊंगी। इसलिए हमारा आज का पॉइंट होगा मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता विश्व व पूरी दुनिया की सबसे प्रथम ऐसी सभ्यता है जिसमें सभ्य लोग सबसे पहली बार देखे गए। वे सभ्य लोग जो पहले पूरी दुनिया में जंगलों के अंदर घुमा करते थे, वो इस मेसोपोटामिया सभ्यता के आने के बाद में सभी लोग जो है एक जगह बैठ करके रहने लग गए, एक जगह टिक करके रहने लग गए। जैसे पहले आदि मानव लोग जगह जगह घूम घूम कर अपना जीवन बिताया करते थे, लेकिन अब वही लोग थोड़े समझदार व सभ्य हो जाने के कारण एक जगह टिक करके रहने लगे व कुछ अलग अलग कार्य करने लग गए अपने जीवन यापन के लिए। तो देखिए बेटा, मेसोपोटामिया सभ्यता जो है अभी वर्तमान में इराक के अंदर है। वर्तमान में कहाँ पर है बेटा? इराक के अंदर है। इसे यूनानी सभ्यता भी कहते हैं या फिर इसे विश्व की सबसे प्रथम सभ्यता भी कहते हैं। विश्व की सबसे प्रथम सभ्यता भी कहते हैं। ये सभ्यता एकमात्र ऐसी सभ्यता है जहां से लेखन कला, शहरीकरण, व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिल्प कार्य, साहित्य, खगोल विद्या, गणितीय शास्त्र आदि शुरू किए गए। सबसे पहली ऐसी सभ्यता जिसके अंदर ये सारी क्रियाएं सबसे पहली बार की गई, जैसे लेखन कला, शहरीकरण, व्यापार, कृषि, पशुपालन, शिल्प कार्य, साहित्य, खगोल विद्या व गणितीय शास्त्र। इससे पहले किसी भी ऐसी सभ्यता मतलब आई नहीं थी जो ये कार्य करती थी। पहले के लोग जो है आदि मानव या आदिवासी जो लोग होते थे वह बस जंगलों व शहरों में घूम घूम करके अपना जीवन यापन किया करते थे, ओनली फॉर खाना पीना और रहना करना। लेकिन बाद में इस सभ्यता के दौरान सबसे पहले ऐसे सभ्य लोग निकले जिन्होंने अनेक कार्य करना शुरू किया और इसे हम संपन्नतापूर्ण सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता बेटा? संपन्नतापूर्ण सभ्यता, जिसके अंदर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, सारे सुख सुविधाओं से संपन्न सभ्यता थी। ठीक है, तो अब हम लोग इसके थोड़ा भौगोलिक क्षेत्र को जान लेते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र अभी मैंने पहले ही बताया था आपको कि ये वर्तमान में अभी इराक के अंदर है। कौन से क्षेत्र में है? इराक में। इराक में है यह सभ्यता। इराक के अंदर दो नदियों के बीच स्थित है, दजला व फरात नदी। कौन सी नदी बेटा? दजला नदी व फरात नदी के मध्य स्थित है। कौन सी सभ्यता? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसूस प्लस पोटेमास या पोटेमोस भी कह सकते हैं। मैसूस प्लस पोटेमोस। मैसूस का मतलब होता है मध्य और पोटेमोस का मतलब होता है नदियां, यानी दो नदियों के मध्य का स्थान। तो मेसोपोटामिया का अर्थ होगा या तात्पर्य होगा
दो नदियों के मध्य का स्थान। क्लियर हुआ ये? मेसोपोटामिया सभ्यता के दोनों शब्दों के बारे में पूछा जाता है कि किन शब्दों से मिलकर बना है, तो मैसोस प्लस पोटेमोस से। मैसोस का अर्थ होता है मध्य और पोटेमोस का अर्थ होता है नदियां, यानी कि मेसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के मध्य का स्थान। ओके, और ये जो नदियां है, कौन सी नदियां है? दजला नदी और फरात नदी। फरात नदी को उस समय की विश्व मार्गीय नदी भी जाना जाता था। क्यों? क्योंकि ये व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए व्यापारिक क्रियाकलापों के लिए जानी जाती थी। ओके, अब इसमें देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, मैं चित्र का वर्णन कर करके आपको बता देती हूँ। समझ लीजिए ये इराक है और इस इराक के अंदर ऊपर पहाड़ी क्षेत्र है। ओके, और यहाँ पर मैदानी क्षेत्र है। ये उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है, ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि उत्तरी भाग के अंदर कौन सा क्षेत्र है? पहाड़ी क्षेत्र। और उत्तर पूर्व में कौन सा क्षेत्र है? मैदानी क्षेत्र। और मेसोपोटामिया के दक्षिण के अंदर है क्षेत्र रेगिस्तानी क्षेत्र। इस सभ्यता को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसकी भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। तो बेटा वापस से मैं इसको बता रही हूँ कि मेसोपोटामिया सभ्यता के सबसे ऊपरी भाग के अंदर उत्तर में तो है पहाड़ी क्षेत्र, उत्तर पूर्व भाग में है मैदानी क्षेत्र और दक्षिणी भाग में कौन सा क्षेत्र है बेटा? रेगिस्तानी क्षेत्र। ये दोनों नदियां जो है पहाड़ों से निकलती हुई दजला नदी फरात नदी में मिल जाती है और फरात नदी की कई धाराएं दक्षिणी रेगिस्तान में फैल जाती है। किस नदी की बेटा? फरात नदी की। ये दजला नदी तो ऊपर ही रह गई है बेटा यहाँ, और ये जो ये नीचे वाली जो नदी आ रही है वो कौन सी नदी है? फरात नदी। फरात नदी के कारण ही रेगिस्तान का ये पूरा जो बीहड़ एरिया था, ये एकदम सूखा एरिया था, वो एक शहरीकरण के क्षेत्र में जाना जाने लग गया। ये चीज मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले हम देख लेते हैं कि रेगिस्तानी क्षेत्र देखिए किस टाइप से फरात नदी के कारण जो अनेक धाराएं आ गई थी, उसके कारण यहाँ पर उपजाऊ क्षेत्र उत्पन्न हो गया। एक और चीज बेटा कि यहाँ पर सिर्फ घास के मैदान थे। कौन से मैदान थे? घास के मैदान। और घास कौन सी प्रकार की पाई जाती थी बेटा? स्टेपी। कौन से प्रकार की घास पाई जाती थी? स्टेपी घास। आगे समझ में बेटा, मेसोपोटामिया सभ्यता का अगर भौगोलिक क्षेत्र आपको पूछा जाए तो भौगोलिक क्षेत्र ये होगा, ये समझ लो ये पूरा इराक है और इस इराक के उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तर पूर्व के अंदर मैदानी स्टेपी घास के मैदान का क्षेत्र है और दक्षिणी भाग में रेगिस्तान है। ओके, और इधर देखिए पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर से दो नदियां निकल रही है, दजला और फरात नदी। दजला नदी जो है ऊपर से ही आकर के बीच के क्षेत्र में आके फरात नदी में मिल जाती है और नीचे दक्षिण के अंदर आकर के फरात नदी जो है कई धाराओं में बट करके रेगिस्तान को एक उपजाऊ क्षेत्र के रूप में बना रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इधर ये मैदानी क्षेत्र है। इस मैदानी क्षेत्र में कम वर्षा होने के कारण ओनली फॉर यहाँ पर बड़े पेड़ या फिर कृषि नहीं की जा सकती, सिर्फ यहाँ पर एक प्रकार की स्टेपी जो घास है वही उगती है। तो इस स्टेपी क्षेत्रों में ओनली फॉर कौन सी क्रिया की जाती है? पशुपालन की क्रिया। तो अभी मैं बताऊंगी, ये आपको समझ में आ गया होगा। मेसोपोटामिया सभ्यता दो शब्दों से मिलकर बना है, मैसोस प्लस पोटेमोस। मैसोस का मतलब होता है मध्य और पोटेमोस का मतलब होता है नदियां। मेसोपोटामिया का पूरा अर्थ होगा दो नदियों के मध्य का स्थान। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि मेसोपोटामिया सभ्यता किन दो नदियों के मध्य स्थित है, तो आपको बोलना होगा दजला और फरात नदी के मध्य। ओके, दजला व फरात नदियां। अब दजला नदी तो ऊपरी जो क्षेत्र है वहीं पर ही रुक जाती है और फरात नदी में मिल जाती है। फरात नदी में मिल जाने के बाद में फरात नदी जो दक्षिणी भागों के अंदर आती है तो अनेक भागों में
या अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है और उस रेगिस्तानी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र में परिवर्तित कर देती है। वो कैसे करती है हम लोग अब आगे जानते हैं। अब इधर देखिए बेटा कि मेसोपोटामिया सभ्यता की ज्ञात भाषाएं, कि वहां पर कौन कौन सी भाषाओं को जाना जाता था या कौन सी भाषाएं वहां पर बोली जाती थी। तो बेटा देखते हैं हम लोग, सबसे पुरानी भाषा मैं यहां लिख देती हूँ बेटा। सबसे पुरानी भाषा कौन सी भाषा थी बेटा? सुमेरियन भाषा। कौन सी भाषा? सुमेरियन, या फिर इसे हम सुमेरी भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा कहते हैं? सुमेरी भाषा। सेकंड भाषा होगी अपनी अक्कदी। कौन सी भाषा होगी बेटा? अक्कदी भाषा होगी। सुमेरियन भाषा 5000 ईसा पूर्व पहले ही आ चुकी थी। अक्कदी भाषा 2400 ईसा पूर्व पहले आ गई थी। फिर आई थी बेटा अक्कदी, जो ये सुमेरियन भाषा जो है सुमेरी लोग लेकर के आए थे। ये सुमेरी लोग जब चले गए तो 2400 ईसा पूर्व के अंदर वहां पर अक्कदियों का आविर्भाव हुआ, यानी अक्कदी लोग आकर के रहने लगे। पहले आपको ध्यान है बेटा, सभी लोग ऐसे ग्रुप में रहा करते थे, यानी कबीला होता था, उसका एक मैन हेड ऑफ होता था, वह मतलब घूमता रहता था। तो जब सुमेरी लोग रहते थे तो सुमेरी लोगों के ऊपर चढ़ाई किसने कर दी? अक्कदी लोगों ने। तो सुमेरी लोगों को हटा दिया और वहां पर अक्कदी लोग आकर के रहने लग गए। अक्कदी लोग कब आए बेटा? 2400 ईसा पूर्व में। तो अक्कदी लोग आए तो उन्होंने भाषा भी कौन सी रख दी? अक्कदी भाषा रख दी। ठीक है। अक्कदी भाषा के बाद में लोग आए थे अरामाइक। कौन से लोग आए थे बेटा? अरामाइक। अरामाइक लोग आए तो उन्होंने अपनी भाषा कौन सी रख दी? अरामाइक भाषा। तो ये कब आए? 1400 ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया सभ्यता के दक्षिणी भाग में आए। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ सबसे लास्ट भाषा थी हिब्रू। कौन सी भाषा बेटा? हिब्रू भाषा, जो कि 1100 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में आई और अभी वर्तमान समय में यही भाषा बोली जा रही है। मेरा कहने का मतलब यह है कि इराक के अंदर अभी वर्तमान समय में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिब्रू भाषा। वापस से एक बार फिर रिवीजन कर देती हूं मैं। अगर आपको मेसोपोटामिया सभ्यता की भाषाओं के बारे में पूछा जाए, अगर आपको मेसोपोटामिया सभ्यता की भाषा के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे बेटा? मेसोपोटामिया सभ्यता की भाषा के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पर कितनी भाषा की सबसे प्रमुखता है? 4 भाषाओं की। तो सबसे पहली पुरानी भाषा कौन सी है बेटा? सुमेरियन भाषा या फिर सुमेरी भाषा, जो कि 5000 ईसा पूर्व वहां पर ज्ञात हुई। और सेकंड में आ गई अक्कदी भाषा, जो कि सुमेरियन भाषा का उन्होंने स्थान ले लिया। कब आई है? 2400 ईसा पूर्व में। फिर आई थी अरामाइक भाषा, जो कि 1400 ईसा पूर्व में आई। फिर लास्ट में, जो सबसे लास्ट में आई 1100 से 1000 ईसा पूर्व के मध्य में, हिब्रू भाषा। कौन सी भाषा बेटा? हिब्रू भाषा, जो कि अभी वर्तमान समय की जो इराक है वहां पर बोली जाती है। समझ में आ गया आपको? अब ये भाषाएं हो गई। अब बेटा मैं आपको यहाँ पर नगर बताना चाह रही हूँ कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर, ये चीज तो मैंने पहले से बता दी कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर सबसे पहली बार शहरीकरण हुआ था या फिर लोग एक जगह टिक करके रहने लग गए थे। ओके, तो मैं सबसे पहले वहां के नगरों के बारे में बता रही हूँ कि कौन कौन से नगर आए बेटा मेसोपोटामिया के नगर। क्या आएंगे बेटा? नगर या फिर शहर पूछा जाए तो कितने शहर है बेटा? 3 शहर है। कितने शहर है? 3। सबसे प्राचीन शहर है उरुक। कौन सा शहर? उरुक शहर या उरुक नगर। सेकंड है मारी नगर। थर्ड है शाही नगर।
इनके बारे में आता है बेटा कि उरुक नगर को हम लोग क्या कहते हैं, मारी नगर को क्या कहते हैं, या फिर शाही नगर को क्या कहते हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ। मेसोपोटामिया के नगर या शहर, मेसोपोटामिया जी कितने शहर नगर बसे? 3। कितने शहर नगर बसे बेटा? 3 शहर या नगर बसे। उन तीनों का नाम है उरुक नगर, मारी नगर और शाही नगर। उरुक नगर को हम लोग मंदिर नगर भी कहते हैं। कौन सा नगर कहते हैं बेटा हम लोग? मंदिर नगर भी कहते हैं उरुक नगर को। ओके। और मारी नगर को हम व्यापारिक नगर भी कहते हैं। कौन सा नगर कहते हैं बेटा? व्यापारिक नगर। शाही नगर का तो मीन्स इसी में ही आ रहा है कि शाही यानी राजा महाराजा लोग जहां पर रहा करते थे, जहां पर उनके राजमहल वगैरह हुआ करते थे, उसको हम क्या कहते थे? शाही नगर। ठीक है, वहां पर सेना व राजा वगैरह लोग हुआ करते थे। ओके। उरुक नगर जो कि मंदिर नगर भी कहा जाता है उनको, मारी नगर जिन्हें व्यापारिक नगर भी कहा जाता है, शाही नगर जिनके अंदर राजा महाराजा वगैरह लोग रहा करते थे। इस तरह से जो मेसोपोटामिया सभ्यता के नगर है वो 3 थे। नेक्स्ट देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं उरुक नगर के बारे में। कौन से नगर के बारे में बेटा? उरुक नगर के बारे में पढ़ते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं थी? उरुक नगर मेसोपोटामिया का सबसे प्रथम नगर था। मेसोपोटामिया का सबसे प्रथम या पहला नगर था। कंप्लीट। सेकंड, यहीं से ही लेखन परंपरा, लेखन कला शुरू हुई। थर्ड, ये मंदिर के आसपास नगर बस गए, इसलिए इन्हें मंदिर नगर भी कहते हैं। कौन से नगर कहते हैं बेटा? मंदिर नगर भी। अगर आपको कह दिया जाए कि मेसोपोटामिया के अंदर मंदिर नगर किसे कहा गया है, तो उरुक नगर को ही बेटा मंदिर नगर भी कहा गया है। ठीक है। फोर्थ, यहीं से ही प्रथम शहरीकरण शुरू हुआ। नेक्स्ट, यहीं से ही सबसे पहला महाकाव्य गिलगैमिश लिखा गया। जो किसने लिखा था बेटा? गिलगैमिश राजा ने लिखा था। किसने लिखा था? गिलगैमिश राजा ने लिखा था। ठीक है। और 6, वारका शीर्ष की मूर्ति भी उरुक नगर में ही प्राप्त हुई। उरुक नगर में ही प्राप्त हुई। आया समझ में? उरुक नगर जिसे हम मंदिर नगर भी कहते हैं, तो इसकी प्रमुख विशेषता यह है, ये क्या है बेटा? विशेषताएं। ओके। विशेषताओं में देखेंगे मेसोपोटामिया का सबसे प्रथम नगर या शहर उरुक नगर ही है। यहीं से ही लेखन कला शुरू हुई और ये मंदिर के आसपास नगर इसी जगह बसे गए।
इसलिए इन्हें ही मंदिर नगर कहा गया। यहीं से ही, यहाँ से कहाँ से, उरुक नगर से, उरुक नगर से प्रथम शहरीकरण शुरू हुआ। उरुक नगर से पहला महाकाव्य गिलगेमिश लिखा गया। वारकाशीर्ष की मूर्ति भी उरुक नगर में ही प्राप्त हुई। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा इसमें थोड़ा उरुक नगर में लेखन कला का प्रारंभ। लेखन कला का प्रारंभ कब हुआ बेटा? तो ध्यान से सुने, उरुक नगर में लेखन कला का प्रारंभ एक उरुक नगर के राजा एनमरकर थे। कौन थे बेटा? राजा एनमरकर। उरुक नगर के राजा एनमरकर ने, किसने बेटा? एनमरकर ने सबसे पहली बार लेखन कला की शुरुआत की। लेखन कला की शुरुआत की। शुरुआत की। ये क्वेश्चन हमेशा बनता है बेटा कि लेखन कला की शुरुआत कहाँ से व कब की गई। तो आपको ध्यान रखना होगा, उरुक नगर में ही लेखन कला की शुरुआत की गई। सबसे पहले किसने की? राजा एनमरकर ने। किसने की बेटा? राजा एनमरकर ने की, जो कि उरुक नगर के ही राजा थे। और इन्होंने इसकी शुरुआत जो है कब की? 3200 ईसा पूर्व में, 3200 ईसा पूर्व में की। लेखन कला की शुरुआत कब की गई? 3200 ईसा पूर्व में। क्यों की गई? एक व्यापारिक प्रक्रिया के लिए। किसके लिए? व्यापारिक क्रिया के लिए। इसके पीछे एक छोटा सा एक कहानी है जो मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजा एनमरकर ने एक बार अपने दूत को किसी पड़ोसी देश के एक अटक्का नाम का एक व्यक्ति था, उसके पास जो है कुछ पत्थर या डायमंड्स लेने के लिए भेजा। दूत कई प्रकार की पहाड़ियों टीलों को पार करता हुआ वहां पहुंचा, लेकिन वो भूल चुका था कि उसको क्या लेके आना है। वो वहां गया, कुछ बोल ना सका और वापस 7 पहाड़ियों, पता नहीं कितनी पहाड़ी को 7 समुद्र पार करके के वापस आया और राजा एनमरकर को आकर के बोलने लगा कि उन्होंने मेरी बात को समझा ही नहीं। राजा अटक्का ने समझा ही नहीं, तो उन्होंने गुस्से में आकर के कुछ एक पट्टिका ली और उस पट्टिका पर किलाक्षर लिपि के द्वारा उस पर कुछ लिख डाला मतलब चित्रात्मक लिपि के द्वारा कुछ चिन्ह लिखे और उस दूत को पकड़ा दिया। उस दूत ने उसे जाकर के अटक्का नामक जो राजा था उसको दिया। अटक्का नामक राजा ने उसे काफी टाइम तक उसको पट्टिका को देखा और फिर बाद में कुछ समझने के बाद वहां के जो डायमंड्स वगैरह जो भी भेजने थे, धातु पत्थर, वो भेज दिए। और इस टाइप से राजा एनमरकर को संतुष्टि हुई कि हाँ, जो मैंने लिखा था वही मेरे पास प्राप्त हो गया। इस तरह से ये जो लेखन कला जो है शुरुआत हो गई। अब आप कहेंगे कि ये लिखी किस पे जाती थी? तो बेटा एक मिट्टी की पट्टिका हुआ करती थी। किसकी पट्टिका बेटा? मिट्टी की पट्टिका। मिट्टी को बहुत अच्छी तरह से गूंथ कर, जैसे हम लोग ये मटकी वगैरह बनाते हैं कुम्हार, तो वो कुम्हार मटकी बनाने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथ करके उसको फिर बाद में आकृति देता है। तो उसी तरीके से मिट्टी को अच्छी तरह से गूंथा जाता था, गूंथ करके उसको अपने हाथ में आने जितनी जो है पट्टिका बना ली जाती थी, जिसको हम आसानी से पकड़ सके उतनी ही नाप की एक पट्टिका बना ली जाती थी। फिर उस पट्टिका को सुखाया जाता था, लेकिन ज्यादा नहीं सुखाया जाता था बेटा, जितना मतलब हम लिख सके उसके ऊपर, क्योंकि उस पर गड़ो करके लिखा जाता था तो इतना ही सुखाया जाता था कि हम उसके ऊपर कील के द्वारा गड़ो करके कुछ लिख सके, ठीक है, उसमें चिन्ह को बना सके। तो फिर बाद में उस पट्टिका को ऐसा कैसा बना लिया जाता था जितना हम उसको हाथ में ले सकते हैं। फिर उसमें किलाक्षर वर्ण के द्वारा, किस वर्ण के द्वारा बेटा? किलाक्षर वर्ण के द्वारा उसमें वर्ण लिखे जाते थे और
फिर उनको सुखा दिया जाता था। और इस तरह से व्यापारिक क्रियाओं के अंदर लेखन कला की शुरुआत हो गई। लेकिन बेटा एक चीज इसमें थी कि पट्टिका अगर एक बार लिख ली जाती थी या सुखा दी जाती थी उसको, तो वापस से उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता था। यानी कि हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी प्लास्टर में अगर हम लोग कोई डिजाइन बना देते हैं तो उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, या तो उसको पूरा हटाना ही होगा प्लास्टर को, या फिर जो है वही रहेगा, क्योंकि अगर हम उसको हटाने करने की कोशिश करेंगे तो पूरा का पूरा ही खराब हो जाएगा। तो सेम टू सेम इसी तरीके से बेटा वो जो पट्टिका लिख दी जाती थी तो उसको वापस हटाया नहीं जा सकता था। अगर उसमें कोई गलती हो जाती थी तो दूसरी पट्टिका को ही बनाया जाता था और उसमें वापस से लिखा जाता था। तो बेटा इस मिट्टी की पट्टिका पर कौन सी लिपि के द्वारा लिखा जाता था? किलाक्षर लिपि। कौन सी लिपि? किलाक्षर लिपि के द्वारा लिखा जाता था। एक वर्ड और आता है बेटा, यहां पर पूछा जाता है कि किलाक्षर लिपि को और किस अन्य नाम से पुकारते हैं? तो हम लोग कहेंगे किलाक्षर लिपि को हम क्यूनिफॉर्म लिपि के नाम से भी जानते हैं। क्यूनिफॉर्म, क्यूनी का मतलब होता है कील और फॉर्म का मतलब होता है आकार। कील जैसे आकार से लिखी जाने वाली लिपि। समझ में आ गया? किस लिपि से लिखा जाता था बेटा मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर? लेखन क्यूनिफॉर्म लिपि से लिखा जाता था, या हम लोग किलाक्षर लिपि भी कह सकते हैं इसको। और इसकी शुरुआत सबसे पहले किसने की बेटा? राजा एनमरकर ने। राजा एनमरकर ने क्यों की वो भी मैंने बताया आपको, व्यापारिक क्रिया के लिए की। कब की वो भी चीज मैंने आपको अभी बताई कि उसने अभी एक अपने दूत को भेजा था, फिर वो समझ नहीं पाया, ठीक है। और ये कितने ईसा पूर्व की गई? तो 3200 ईसा पूर्व पहले की गई। समझ में आ चुका है लेखन कला की प्रारंभ कब व किस टाइप से हुआ? ठीक है, आप एक बार अगर इसको नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं, और समझ में आ चुका होगा कि कब व किसने ये शुरुआत की। अब आगे देखते हैं बेटा हम लोग थोड़ा सा इसमें कि शहरीकरण की शुरुआत कैसे हुई मेसोपोटामिया में। ये पूछा जाता है हमेशा, मेसोपोटामिया में शहरीकरण की शुरुआत कैसे हुई? तो इसको हम लोग एकदम इजीली तरीके से पढ़ेंगे बेटा। अगर थ्योरी पढ़ते तो थोड़ा टफ रहता है, लेकिन मैं एकदम इजी तरीके से बताती हूँ आपको कि जैसे ये मेसोपोटामिया सभ्यता है, अभी पहले भी मैंने चित्र द्वारा आपको बताया था कि मेसोपोटामिया सभ्यता के अंदर पहाड़ी क्षेत्रों से दो नदियां नीचे बहती हुई आई। ये है दजला और ये है फरात। ओके, दजला नदी तो फरात नदी में मिल गई, लेकिन फरात नदी की कई धाराएं जो है दक्षिणी भाग के रेगिस्तानी एरिया में आ गई। ठीक है, और रेगिस्तानी में एरिया में आ जाने के कारण यहाँ के लोग जो है, जहाँ पर ये चीज मैंने आपको पहले की क्लासों में भी बताया था कि प्राचीन समय के लोग जो है हमेशा नदी के किनारे ही रहना पसंद करते थे, क्योंकि हर प्रकार की क्रिया के लिए पानी सबसे ज्यादा आवश्यक जो है चीज हुआ करती थी। तो सभी लोग जो है धीरे धीरे इन नदियों के किनारे आकर के बसने लगे। ये धाराएं आ गई ना बेटा यहाँ नीचे, तो इन धाराओं के आसपास में बसने लग गए। धीरे धीरे लोग बसे। सबसे पहले कौन आया बेटा? लोग बसे। लोग बसते बसते धीरे धीरे गांव बसने लग गए। गांव से फिर वो शहर हो गया, और शहर से बड़े बड़े नगर हो गया। अब हम लोग यहाँ कहेंगे कि लोग यहाँ पर आके क्या करते थे, तो ये चीज मैंने आपको बता दी है बेटा कि अगर पानी ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये रेगिस्तानी एरिया जो है क्या हो गया बेटा? उपजाऊ हो गया। क्या हो गया? उपजाऊ हो गया। इस उपजाऊपन मिट्टी के कारण, इस उपजाऊ मिट्टी के कारण यहाँ के लोग यहाँ पर क्या करने लग गए बेटा? कृषि करने लग गए, और एक जगह घर बना करके रहने लग गए। इस तरह से एक जगह घर बनाकर रहने लगे, गांव शहर नगर बस गए। फिर उन्होंने देखो बेटा कृषि करना शुरू किया,
कृषि, अब वो पहले तो आपको ध्यान है कि कृषि जो है पहले सिर्फ खाने के लिए ऐसे ही किया जाता था, लेकिन जब वो वहां पर कृषि करने लगे तो इतनी ज्यादा मात्रा में कृषि हो गई कि अब उनको इकट्ठा कर करके रखा जाने लग गया। अब इकट्ठा करके रखा जाने लग गया तो उनके लिए उनको क्या चाहिए था, पात्र चाहिए थे। तो वह फिर मिट्टी के पात्र वगैरह बनाने लग गए। क्या बनाने लग गए बेटा, मिट्टी के पात्र बनाने लग गए। फिर धीरे धीरे भंडार गृह हो गए। अब आप सोचिए बेटा, भंडारण व्यवस्था तो हो गई, यानी उनको एकत्रित करके रखा तो जाने लग गया, लेकिन क्या हम लोग उनको खराब करेंगे? नहीं कर सकते। हमें उनको क्या करना होगा, या तो बेचना करना होगा। अब आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अगर कृषि वगैरह खेती वगैरह करता है तो उस अनाज को एकत्रित करके तो रखता है, लेकिन उसको बेच भी देता है, क्योंकि कुछ समय बाद में वो अनाज खराब हो सकता है। इसलिए फिर उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया बेटा, व्यापार करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया बेटा, व्यापार करना शुरू कर दिया। अब आप सोचें कि अगर किसी क्षेत्र में व्यापार करना शुरू हो जाता है तो अपने आप ही वह गांव, गांव से शहर, शहर से नगर, इस टाइप से बड़ा हो जाता है और वह एक प्रसिद्धि प्राप्त क्षेत्र हो जाता है। एक और चीज आपको कहनी थी बेटा, यहाँ पर रेगिस्तानी एरिया होने के कारण, कौन सा एरिया होने के कारण, रेगिस्तानी एरिया होने के कारण यहाँ पर धातु, पत्थर, डायमंड आदि की क्या थी बेटा, कमी थी। क्या थी, कमी थी। तो उन्होंने पता है क्या सोचा कि क्यों ना हम लोग इराक के आसपास वाले क्षेत्र, आसपास वाले क्षेत्र, कौन से क्षेत्र, खाड़ी पार क्षेत्र, खाड़ी पार क्षेत्र, ईरान, सीरिया, तुर्किस्तान आदि क्षेत्रों से व्यापार करना शुरू कर दिया। व्यापार करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया बेटा इन्होंने, व्यापार करना शुरू कर दिया। क्यों शुरू किया, क्योंकि इनके पास खेती के तो बहुत ज्यादा सामान हो गए थे बेटा, अनाज इतना ज्यादा उगाने लग गए थे, अनाज ज्यादा उगाने लग गए तो भंडार गृह बड़े बड़े बन गए। अब उन भंडार गृहों में उनको कितना सेफली रखा जाए, वो खराब भी तो हो जाएंगे। इसलिए फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी आवश्यक चीजों को इनसे ले लें और इनको कृषि की चीजें दे दें। इस तरह से ये जो है इन क्षेत्रों से क्या करने लग गए, व्यापार या फिर लेन देन करने लग गए। इस तरह से ये छोटे से छोटा, देखो अब ये कहां से कहां पहुंच गया, नगरे में स्थित हो गया। हम लोगों ने हमारे यहाँ पर जो है सभी एरियो को देखा होगा कि पहले कितने छोटे छोटे हुआ करते थे, बाद में वो धीरे धीरे बड़े शहर के रूप में जो है जाने लग गए। तो देखिए इधर पहले गांव थे, शहर और नगर बन गए। किसके कारण, उपजाऊ मिट्टी के कारण। और किस नदी के कारण, फरात नदी के कारण। कौन सी नदी के कारण बेटा, फरात नदी के कारण। आगे आपको समझ में। अब हम जो है इसको वापस से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्या चीज है और क्या चीज नहीं। ठीक है, एक बार वापस से रिवीजन करते हैं हम लोग इसका। हम लोग इसमें एक बार ऐसे ही देख लेते हैं कि मेसोपोटामिया सभ्यता को मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि मेसोपोटामिया सभ्यता जो है अभी वर्तमान समय में कहां पर स्थित है बेटा, इराक के अंदर। कहां पर स्थित है, इराक के अंदर। ठीक है, और इस सभ्यता को कितने प्राचीन सभ्यता बताया गया, यानी कि दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता बनाए गए। यहाँ पर ही लेखन कला वगैरह सारे सब कुछ शुरू हुए। यहाँ पर लेखन कला की शुरुआत कितने हजार ईसा पूर्व हुई बेटा, 3200 यानी 3200 ईसा पूर्व पहले यहाँ पर लेखन कला की शुरुआत हुई, यानी लिखने की कला। आपको बताया बेटा पहले आदिवासी लोग सिर्फ इशारों में ही अपनी बात किया करते थे। सबसे पहले लेखन व बोलने की जो परंपरा है वो कहाँ से स्टार्ट हुई है, मेसोपोटामिया सभ्यता से स्टार्ट हुई है। और शहरीकरण भी कैसे शुरू हुआ ये चीज भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है कि शहरीकरण किस टाइप से शुरू हुआ। देखिए बेटा कि यहाँ पर फरात नदी जो है नीचे बह करके आने लगे। पहले यहाँ पर रेगिस्तानी एरिया था, लेकिन फरात नदी बह जाने के कारण लोग इस नदियों के आसपास रहने लग गए। फिर धीरे धीरे देखते देखते लोगों के साथ साथ में वहां पर गांव, ज्यादा से ज्यादा लोग रहने लग गए, तो गांव बस गए। और गांव बसने के बाद में वहां पर
ज्यादा से ज्यादा और लोग आ गए क्योंकि वहां पर उपजाऊ मिट्टी थी, रोजी रोजगार था, उनको खाने पीने की सारी सुविधा मिल रही थी, तो वहां पर शहर बस गए। और फिर नगर कैसे बना बेटा, क्योंकि वो व्यापारिक क्रिया करने लग गए, तो वो बड़े बड़े नगरों के रूप में जाना जाने लग गए। यहाँ पर अगर आपको पूछा जाए कि मेसोपोटामिया के लोग जो है किन से व्यापार किया करते थे, तो बेटा मैंने ये चीज आपको पहले बताई दी है कि वो व्यापार किन से किया करते थे बेटा, खाड़ी पार क्षेत्रों से, ईरान से, सीरिया से, तुर्किस्तान से, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों से क्या किया करते थे, व्यापार किया करते थे। आगे समझ में। और ये लेन देन किसका किया करते थे, तो देख लीजिए बेटा, कृषि की उपज को तो ये कृषि उपज का निर्यात करते थे बेटा ये, और धातु, पत्थर, डायमंड आदि का आयात किया करते थे, आयात किया करते थे। तो इस टाइप से हमारी मेसोपोटामिया सभ्यता का ये जो सबसे प्रमुख पॉइंट था वो अभी आधा क्लियर हुआ है। इसका आगे वाला पॉइंट जो है मैं नेक्स्ट आपकी जो वीडियो है आएगी उसमें लेकर के सामने आऊंगी, ठीक है। और अगर इसमें जो भी है वो इसका सारा का सारा सारांश मैंने आपको बता दिया, इसका अगला सारांश मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के प्रस्तुत होंगी। आपका जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें एंड लाइक करें। थैंक यू।